दोस्तों नमस्कार। सियासत की जिस बिसात पर अखिलेश यादव खड़े हैं और जो मुश्किल इम्तिहान उनके सामने आकर खड़ा हो गया है, शायद ऐसे हालात मुलायम सिंह यादव के भी अपने राजनीतिक कैरियर में कभी नहीं आए होंगे। खास तौर से यादव बेल्ट को लेकर जिस तरीके से अपनी सियासत को मुलायम सिंह यादव ने साधा, किसी भी चुनाव में उनके सामने कभी यह चुनौती नहीं थी कि उनके अपने समीकरण धराशायी होने लगे। उनके सामने कभी यह चुनौती नहीं थी कि सत्ता नहीं मिली तो फिर पार्टी बचेगी या नहीं बचेगी, राजनीतिक समीकरण उनके अनुकूल रहेंगे या नहीं रहेंगे। यह अपने तरीके की एक नायाब परिस्थितियां मौजूदा वक्त में अखिलेश यादव के सामने आकर खड़ी हो चली है। यादव बेल्ट की 28 सीट, 8 जिले, वहां पर क्या वाकई समाजवादी पार्टी का वर्चस्व 2017 में जो खत्म हुआ वह 2022 में दोबारा लौट पाएगा? पहला इम्तिहान तो यही है। दूसरा बड़ा इम्तिहान है कि जिस सियासी समीकरण के आश्रय मुलायम सिंह यादव ने सियासत को साधा, वह क्या मौजूदा वक्त में कमजोर पड़ गया है और अखिलेश यादव के सामने नए नए समीकरण बांधने और बांचने की जरूरत आन पड़ी है। और तीसरी परिस्थितियां हैं कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी 5 साल तक तो अपने आप को सत्ता से बाहर रहकर संभाल सकती है, लेकिन 10 साल वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और शायद इसीलिए 2022 में सत्ता तक पहुंचना अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो जरा ध्यान दीजिए, अपनी जमीन को चुना, अपनी उस सियासी बिसात पर खुद को वजीर के तौर पर करहल से खड़ा किया, क्योंकि करहल मैनपुरी में आता है और उसके इर्द गिर्द के तमाम 8 जिलों का जब आप परीक्षण करना शुरू करेंगे तो कहीं पर 20% और कहीं पर 40% तक यादवों की मौजूदगी है। यादव और मुस्लिम यानी एमवाय समीकरण उत्तर प्रदेश के भीतर में लगातार चला है, लेकिन इस इलाके में खास तौर से मुसलमानों की मौजूदगी उतनी है नहीं। यहां पर सवर्णों की मौजूदगी है, दलितों की मौजूदगी है। मुसलमान करहल को अगर हम एक प्रयोगशाला के तौर पर देखना शुरू करें तो करहल में लगभग 38% यादव है, यानी 3,70,000 वोटरों में से 1,45,000 वोटर यादव है। उसके बाद सिर्फ 5% ही मुसलमान है और दूसरी तरफ सवर्ण जातियों की मौजूदगी लगभग 20% है। 20% दलितों की भी मौजूदगी है। शायद इसीलिए जब जब इस यादव बेल्ट में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो दूसरे नंबर पर यह चुनौती देती हुई बीएसपी यानी मायावती ही नजर आई। बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन 2017 से जो हवा बही और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी ओबीसी वोट बैंक छितरा गया। यहां तक कि गोत्र को लेकर जैसे घोसी यादव है वह भी कहीं बीजेपी के साथ चला गया। डिंपल यादव तक लोकसभा चुनाव हार गई। खुद अपने परिवार की राजनीति को संभालने के लिए इस पूरे बेल्ट को संभालना और इस पूरे बेल्ट के जरिए पूरे उत्तर प्रदेश को बांधना और उत्तर प्रदेश को बांधने के बाद देश की सियासत में अपने आप को मजबूती के साथ कैसे रखा जा सकता है, मुलायम सिंह ने इसकी बिसात अपने काल में बाखूबी बिछाई। तो क्या इस वक्त मुलायम को करहल में प्रचार करने के लिए लाने की जरूरत सियासी तौर पर इसलिए पड़ गई कि कहीं अखिलेश यादव को यह महसूस होने लगा कि कहीं एकजुटता टूटी हुई नजर ना आए? क्योंकि 2019 के वक्त 2017 में ही हर किसी ने देखा था कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव और वहां पर राम गोपाल यादव और किस तरीके से अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में जो तीसरे भाई थे उनकी मौजूदगी क्या कुछ कर रही थी और यह बड़ी चोट थी समाजवादी पार्टी को लेकर। लेकिन हमें लगता है कि आज अखिलेश यादव के जरिए, यादव बेल्ट के जरिए, उत्तर प्रदेश की सियासत के जरिए जरा उन परिस्थितियों को समझ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर में जिस परिवार ने 4 बार मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोका नहीं बल्कि मुख्यमंत्री रहकर भोगा है, वह मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे और अखिलेश 1 बार, यानी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हम उस दिशा में आपको आज इस प्रयोग के साथ ले चलना चाहते हैं कि आखिर यह इम्तिहान कितना बड़ा है। और उत्तर प्रदेश के भीतर में जब अमित शाह पहुंचते हैं इस इलाके में तो कहते हैं सिर्फ करहल की सीट अगर हम जीत गए तो यह 300 सीटों के बराबर होगी। यह वह क्यों कहते हैं?
और योगी आदित्यनाथ जब आज वहां पर पहुंचते हैं तो वो तमाम ताना बाना जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी की सरकार और उसके इर्द गिर्द का ताना बाना बुनते हुए वह जिस तरीके से उसमें हल्का सा छौंक धर्म का भी लगाते हैं और नए उत्तर प्रदेश की उद्घोषणा करते हैं, इसका मतलब बहुत साफ है कि 2022 के चुनाव से और उसके परिणामों से जो निकलने वाला है वह सिर्फ समाजवादी पार्टी का भविष्य तय नहीं करेगा, बल्कि 2024 की दिशा क्या होगी और उसमें कौन से खतरे समाजवादी पार्टी बीजेपी के लिए खड़े कर सकती है, इस चुनाव परिणाम के साथ वो इस यादव बेल्ट को लेकर भी जुड़ा हुआ है। इतना महत्वपूर्ण है यह पूरा बेल्ट, जो परसेप्शन के लिहाज से और शायद गणित के लिहाज से भी, समीकरण के लिहाज से भी और सियासी जमीन के भी लिहाज से। इटावा, औरैया, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कन्नौज, कासगंज और फर्रुखाबाद। एमवाय समीकरण बहुत साफ कहता है, मुलायम और मुस्लिम और यादव समीकरण बहुत साफ कहता है 40% वोट तो आपके पास आ जाएंगे। बड़ी तादाद यहां पर यादवों की है और इस 28 सीटों पर मौजूदा वक्त में 22 सीटों पर बीजेपी की जीत है। सिर्फ 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, लेकिन समाजवादी पार्टी जानती है कि इस इलाके में यादवों की मौजूदगी, जो 6 उम्मीदवार उनके जीते थे उसमें से 4 उम्मीदवार यादव ही थे। और जब 2012 में यहां पर 22 सीटों पर 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती थी तो 10 यादव कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के ही जीते थे जो विधानसभा पहुंचे थे। इस पूरे इलाके में जो जातीय समीकरण है उसमें यादव और मुस्लिम के अलावे या सवर्णों से हटकर जब आप राजपूत, ब्राह्मण को भी देखेंगे तो लोध, शाक्य सब आपको नजर आना शुरू करेगा, कुर्मी भी यहां पर नजर आएगा। कई सवाल इसमें है कि क्या बीजेपी ने नए तरीके से अगर करहल में बघेल को खड़ा किया और बघेल एसपी बघेल जो खड़े हुए वहां पर वह शिष्य रहे हैं मुलायम सिंह यादव के, जो अपनी रैलियों में लगातार कहते थे कि दरअसल मैं तो शिष्य हूं और शिष्य ज्यादा पाक साफ है बेटे के, क्योंकि 2017 की लड़ाई बाप बेटे की हर किसी ने देख ली। इसीलिए अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव को लेकर आए बताने के लिए कि परिवार परिवार होता है और अपने भाषणों में उन्होंने जिक्र किया जिनके पास परिवार नहीं वह परिवार की संवेदनशीलता या फिर उसकी नाजुक परिस्थितियों को समझ नहीं पाएंगे।